बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर लिटिल डिले। और लाहौर वाले भी सुन रहे हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम, है ना। और जो घर बैठ के देख रहा है उनको भी अस्सलाम वालेकुम। तो वो सारे जो है ना अपने नोट्स जो है ना आपके पास तो हैं, इनको बाद में मिलेंगे, मैं इनको कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे भिजवा दें, ठीक है। तो आपने चीज़ें सीखनी हैं आज के रिवीजन के लिए कि पाकिस्तान अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको आज मैं मेन चीज़ें जो है ना 3 पढ़ानी है। कुछ सवाल की रिवीजन करानी है, कुछ जो है ना आपको सवाल की नेचर्स का बताना है कि वो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है मूसा खान। तो हमने जो है ना सबसे पहले पढ़ना है, बस अपने अपने नोट्स लिखते जाइएगा क्योंकि मैंने क्विकली पढ़ाना है। तो लिखें नंबर 1। यस फ्रेंड्स, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है ना आपको अपेयर होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। इसमें से 2 तरह के करंट अफेयर में भी आते हैं, वो आपको फरीद साहब ने बताया है कि आपने कैसे सॉल्व करने हैं। लेकिन प्री पार्टीशन के, ठीक है ना, और पोस्ट पार्टीशन के ये सवाल 4 तरह से आएंगे। मैं भी आपको लिखवाता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले लिखें प्री पार्टीशन। प्री पार्टीशन का सवाल अगर आपने करना है ना इम्तिहान में, तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 1, अगर ये मेरा जल्दी चल गया तो हाँ, ये है। आपको उस पर भी नज़र आएगा, नहीं आएगा, आएगा। मैं इसकी कोई साइंस कर लेता हूँ कि ये हो जाएगा और फिर ये इस तरह उस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना। चलें, स्लाइड्स लाहौर वाली जो इधर देनी है, ये वाला सवाल भिजवाएं वहाँ। ये वाला भिजवा, सेंटर प्रोविंस रिलेशन वाला, ठीक है। ये बाकी मैं लिखवा दूँगा, ये भी भिजवा, बाकी मैं पढ़ा के लिखवाता हूँ। चलें जी, लिखें। अगर आपने प्री पार्टीशन का सवाल करना है ना, तो आपने चंद चीज़ें जो है ना पढ़नी भी हैं अपनी रिवीजन में, मैं भी पढ़ाता हूँ। और वो क्या क्या हैं आप लिखते जाइएगा। लिखें नंबर 1, बैकग्राउंड एंड जेनेसिस ऑफ द इशू। आपको जो भी सवाल आए ना प्री पार्टीशन का, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं भी बताता हूँ कि उसका बैकग्राउंड कैसे आपने लिखना है, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। नंबर 2, उस काइंडली बैठ जाइए जहाँ जगह मिलती है। और उस इशू की काजेज़, बस जो भी इशू है उसके काजेज़, जब मेरे आप साथ हो जाएं तो ये भाई बैठ जाएंगे, मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ नहीं, हाँ, क्लियर कर देना। चलो अच्छा, चलें। अगली बात सुनिए। आपको ना उस इशू की जो है ना, मैडम बैठ जाएं क्विकली, हो गया। चलें, उसकी कॉजेज़ जो है ना आपको आनी चाहिए कि उस इशू की रीजंस क्या हैं। वो पूछे ना पूछे, आपको कहीं ना कहीं जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। उस सवाल में देखें कि उस सवाल में कौन से इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पाकिस्तान मूवमेंट की। किसी ना किसी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जितने भी इशूज़ हैं ना उसका किसी ना किसी का इम्पॉर्टेंट रोल होगा, वो आपने डिग आउट करना है। मैं भी आज पढ़ाता हूँ, जहाँ से आप समझें कि नहीं समझ आई तो आपने पूछ लेना है। फिर सबसे अहम पार्ट जो मैं समझता हूँ, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम नेशनलिज्म। कि इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम या इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम नेशनलिज्म। अक्सर सवाल में आपको ये पूछा जाता है और आपको आना भी चाहिए, ठीक है, कि इसका मुसलमानों पे क्या इम्पैक्ट हुआ और मुस्लिम नेशनलिज्म पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अगली चीज़, आपने अगर प्री पार्टीशन से सवाल पढ़ने हैं ना, तो उस पर रिएक्शन, रिस्पॉन्स, ये आना चाहिए आपको। अब कोई इवेंट अगर मुसलमानों के फेवर में है, उन्होंने इनिशिएट किया है, तो उस पर रिस्पॉन्स कौन करेगा? ब्रिटिशर और कांग्रेस और हिंदूस। अगर कोई कांग्रेस ने किया है तो कौन रिस्पॉन्स करेगा? मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर। अगर कोई ब्रिटिशर का है तो कौन रिस्पॉन्स करेगा? शाबाश। ये आपने समझने की कोशिश करनी है। ये कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स हैं, ये आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। हिंदू कांग्रेस का, ऑल इंडिया का, मुस्लिम लीग का, जहाँ जहाँ अप्लीकेबल हो। फिर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कोट्स आती हैं, इंपॉर्टेंट कोट्स 3, 4, 5 सवाल हैं, उनकी इंपॉर्टेंट कोट्स आपको आनी चाहिए। यकीन मानिए आपने ना सेगमेंटेड तैयारी करनी है हर सवाल की।
हर सवाल के एक दो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो यूनिवर्सली नोन हैं पाकिस्तान में, वो मैं आपको भी बता दूंगा और आपने भी देखनी है, ये आनी चाहिए। ये अगर नहीं भी आती तो ये प्लस माइनस आपके मार्क्स में करेगा, लेकिन इम्तिहान कर। अगली चीज़, हाउ इट हेल्प इन पाकिस्तान मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, कि इस इवेंट ने पाकिस्तान मूवमेंट में कैसे हेल्प किए, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान मूवमेंट में, ये अक्सर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपको हर सवाल में दो चीज़ें आती हैं ना, तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मर्जी सवाल आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। एक, हाउ इट हेल्प इन पाकिस्तान मूवमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा उसके इम्पैक्ट्स। समझ आ गए ना? और यही चीज़ अप्लाइड होती है, यही चीज़ अप्लाइड होती है। और अगर आपको ये किसी किताब से ना मिले तो अभी आपके पास टाइम है, आप मुझे बताइएगा, मैंने कोशिश की है सारे सवालों के, ये ज़मीर को भी दे दिए, अभी भी आपको पढ़ा देता हूँ, तो आपको मैं लिखवा दूँगा, ठीक है? बस समझ आ गई ना? अगर प्री पार्टीशन से सवाल आए तो आप करेंगे तो ये चीज़ें जहन में रहेंगी ना? चलो शाबाश। अब पहले हम प्री पार्टीशन के सवाल पढ़ते हैं, फिर नेशनल इशू पढ़ने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के लिए और फॉरेन रिलेशंस के लिए, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? चलें, अब हम प्री पार्टीशन से कौन से सवाल आपको पढ़ाऊँ, बताइए। 5-4 सवाल अहम हैं जो आप समझते हैं कि अहम है, बताएं, मैं पढ़ा देता हूँ जी। खिलाफत मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट और रिलीजियस मूवमेंट और आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान और सेंटर प्रोविंस रिलेशन, ये मैंने अभी आपको दिया। सारे जितने जितने हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। चलें, अब सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इस सवाल के आने के लाइकली चांसेस हैं, दैट इज़ रिलीजियस रिफॉर्मर्स मूवमेंट। चलें पढ़िए, रिलीजियस रिफॉर्मर्स मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्मर्स मूवमेंट, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्मर्स मूवमेंट। अब ये जो है ना, आपने लिखते जाना है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। जो आप समझें कि ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? रिवीजन का मतलब ये है कि आप सिर्फ लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें दो अहम हैं हमारी, कौन कौन सी? नंबर 1 शाह वलीउल्लाह, नंबर 2 मुजद्दिद अलिफ सानी। बस ये दो हैं रिलीजियस रिफॉर्मर्स मूवमेंट में, शाह वलीउल्लाह एंड मुजद्दिद अलिफ सानी। तीसरे सैयद अहमद शहीद हैं, वो आपने खुद पढ़ लेना है। चलें, अब इस सवाल की क्या है? इस सवाल को पढ़ने के लिए आपको 5 बातें आनी चाहिए। नंबर 1, रिफॉर्मर्स मूवमेंट का कॉन्सेप्ट लिखें, कॉन्सेप्ट। ये अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपने एक डेफिनेशन और कोई पढ़ लेनी है तो इट विल बी हेल्पफुल, अदरवाइज ये भी सफिशिएंट है। नंबर 2, लाइफ स्केच ऑफ द रिफॉर्मर, उस रिफॉर्मर का लाइफ स्केच, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए जवेरिया। नंबर 1, उनकी एरिया कहाँ पे हैं, कहाँ पे उन्होंने ये रिफॉर्म्स किया, एरिया। नंबर 2, उनकी एजुकेशन। नंबर 3, उनकी फैमिली एंड फॉलोअर्स। लाइफ स्केच में आपको बस उनका एरिया कहाँ पे था, किस फैमिली से थे, एजुकेशन कहाँ से थी और उनके फॉलोअर आजकल कौन है, समझ आएगी ना? नंबर 3, सिचुएशन एट दैट टाइम, कि जब उन्होंने रिफॉर्म्स की उस वक्त क्या सिचुएशन थी, ठीक है ना? सिचुएशन एट दैट टाइम, कि जब उन्होंने रिफॉर्म की वो क्या थी। ये एक साइक्लो स्टाइल सी पेट सी सिचुएशन है। 8 पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, कोई और आप पढ़ें तो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? चौथा है उनके एफर्ट्स, वर्क, सर्विसेज। पूछा जाता है किसी भी रिफॉर्मर के एफर्ट्स क्या की, उनके वर्क्स क्या हैं, उनके सर्विसेज क्या हैं, उनकी मूवमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या थे, ठीक है ना? जो भी पूछे ना वो एक ही बात होती है, वो हमने आपने ढूंढने हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। और उनके इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब आपने क्या करना है कि मैं अभी आपको जो पॉइंट्स लिखवाता हूँ ना, आपने खुद सोचते जाना है कि वो इम्पैक्ट नेशनलिज्म पे क्या है, एजुकेशन पे क्या है, इकोनॉमिक्स पे क्या है, ठीक है? जो जो लिखते जाएं मैं पूछता जाऊँगा तो आपने बताते जाना है। चलें जी, कंसेप्ट है रिफॉर्मर्स मूवमेंट का, सबसे पहले वो मैं लिखवाने लगा हूँ। लिखें, कंसेप्ट 3 चीज़ें हैं। रिफॉर्मर्स मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट होती है, ठीक है? नंबर 2, ग्रेजुअल चेंज के लिए होती है और किसी रिफॉर्मिस्ट आइडिया पे बिलीव करती है, किसी रिफॉर्मिस्ट आइडिया पर बेस करती है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? अब आपने कोई और डेफिनेशन ढूंढ के भी लिख सकते हैं, बट एक जनरल डेफिनेशन उसकी ये है कि इट इज़ अ सोशल मूवमेंट बेस्ड दैट बिलीव इन द ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी एंड इट बेस्ड ऑन एनी रिफॉर्मिस्ट आइडिया। कौन कौन से रिफॉर्मिस्ट आइडिया होते हैं? कभी रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट आइडिया होते हैं, कभी एजुकेशनल होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या होते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। आपको कोई और डेफिनेशन मिलती है लिख लें,
तो इनकी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट यही थी कि ग्रेजुअल चेंज। एब्रप्ट चेंज की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। चलो शाबाश। अब पहला हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, ठीक है, इनका असल नाम शेख अहमद सरहिंदी था। ये रिवर्स ऑब्जेक्टिव पिछले सालों में आई है कि कभी पूछते हैं कि उनका असल नाम क्या था, कभी पूछते हैं कि ये किसका टाइटल था। एनी हाउ, अब इसी का वही 4 चीज़ें। सबसे पहले सवाल में आप क्या लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मिस्ट में, फिर क्या उनकी ये 4 चीज़ें, एरिया, फैमिली, एजुकेशन और फॉलोअर के कौन कौन से हैं। और मुजद्दिद अल-अफ़सानी का एरिया जो था वो कौन सा? सरहिंद। सरहिंद, बस शाबाश। और फैमिली आपको लिखवा दी थी। एजुकेशन इन्होंने सरहिंद से हासिल की। इनके फॉलोअर भी आजकल हैं, ये आपको आता है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलें, सिचुएशन एट दैट टाइम, ये अहम पॉइंट है, ठीक है। सिचुएशन एट दैट टाइम, ये बस लिखते जाइएगा, आपने पहले लिखे हुए हैं, कुछ और पॉइंट्स होंगे ज़ैनब अब्बास। नंबर 1, इनिशियली देयर वर हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। माशरे में हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चल रही थी कि हिंदू अपने आप को रिफॉर्म कर रहे थे डाउनफॉल के बाद, तो मुसलमानों को भी ज़रूरत पड़ गई, हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। देन मुस्लिम वर अलूफ फ्राम शरिया, मुसलमान जो है ना शरीयत से दूर थे, ठीक है ना, मुसलमान क्या थे? शरीयत से दूर हो गए थे, तो देयर वाज अ नीड ऑफ रिफॉर्म। देयर वर मैनी सोशल ईवल्स वर प्रिवेलेंट, सोशल ईवल्स थी बहुत ज़्यादा, स्प्रेड ऑफ सोशल ईवल, जो भी आप लिख लें, माशरे में सोशल ईवल्स बहुत ज़्यादा थी। कौन कौन सी होती हैं सोशल ईवल्स? गैम्बलिंग, रिबा, वेरी गुड, शाबाश, बस ये आपने पढ़ा हुआ है। देन कम देयर वाज थ्रेट ऑफ डोमिनेंस ऑफ हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर की जो है ना डोमिनेंस का थ्रेट था कि वो जो है ना मुसलमान उनकी बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट कर चुके थे और कल्चरली जो है ना हम जिसे आप कहते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करते थे, आजकल भी शायद हैं। चले, थ्रेट ऑफ भक्तिस, सैयद मुजद्दिद अल-अफ़सानी भक्तिस, अरे मुजद्दिद अल-अफ़सानी के टाइम पे ना भक्ति मूवमेंट थी। वो क्या कहते थे? इसिमिलेशन ऑफ रिलीजन। वो कहते थे अभी कोई रिलीजन नहीं है, सारे मिल के रहें, सारे एक जैसे हैं। शाबाश, वो नहीं मूवमेंट का जो है इनका एक वहाँ से था। देन मॉरल डिपेंडेंस ऑफ रूलर, जो रूलर थे उस वक्त के ना उनकी अखलाकी हालत बहुत ख़राब थी। मॉरल डिपेंडेंस, रूलर की अखलाकी हालत ख़राब हो तो क्या होता है? थ्रेट होता है सोसाइटी को भी, गवर्नेंस को भी, बैड गवर्नेंस का, ठीक है। उस वक्त कौन रूलर थे उनके टाइम? मुगल्स। शाबाश, वेरी गुड। अगली बात, डिविएंस फ्रॉम डिवाइन लॉ टू मैन मेड लॉ, जो सोसाइटी थी उन्होंने डिवाइन लॉ को, कुरान सुन्ना को, शरिया को छोड़ दिया था और मैन मेड लॉ की तरफ चले गए थे। ये उस वक्त ये हालात थे, ठीक है। और एक जर्नल सी लाइन, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिक्लाइन मुस्लिम ऑफ इंडिया वर फेसिंग डिक्लाइन इन सोशल, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो रिलीजियस डिक्लाइन की वजह से हर सेक्टर में डिक्लाइन था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जो भी आपसे पूछें उनमें से करना। जी सर, जी शाबाश। अब ये अकबर मुगल का दौर था तो उसमें अकबर का दीन इलाही, असिमिलेशन, ये सारे वहाँ से, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आपकी जो है ना रिवीजन हो जाए, समझ आ गया ना। चलो, अब इस सिचुएशन में ना क्या किया, सर्विसेज क्या थी मुजद्दिद अल-अफ़सानी की? नंबर 1, सबसे पहले राइटिंग ऑफ बुक्स। हमने अपने क्लास लेक्चर में वो लिखा था, तो लाहौर में भी मैंने पढ़ाया था, उनको ये बताया है। तो राइटिंग ऑफ बुक्स, 1-2 किताबें लिख लेनी है बस, ठीक है ना, वो आपके पास लिस्ट है, वहाँ से आए। अब दूसरी पार्टिकुलर सर्विसेज हैं जो रिलीजन की तरफ हैं, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। नंबर 1, वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड ट्रू मोरालिटी ऑन राइट इस्लामिक नॉर्म्स, बस सिर्फ यही लिख लें, वर्क ऑन ट्रू मोरालिटी ऑन इस्लामिक नॉर्म्स, कि उन्होंने कहा कि इस्लामिक नॉर्म पर मुआशरे को रीबिल्ड किया जाए, ठीक है ना, जो इस्लामिक नॉर्म्स हैं। तो ये उनकी कौन सी सर्विस थी ज़ैनब अब्बास? रिलीजियस या पॉलिटिकल? रिलीजियस, बस डॉक्टर साहब आपने यही सीखना है। अगली बात, एंडिंग ऑफ सोशल ईवल्स, उन्होंने सोशल ईवल को ख़त्म करने के लिए सर्विसेज की कि भाई ये ना करें, ये बुराई है, रिबा ठीक नहीं है। तो अब हम अगर लिखेंगे तो ये कहाँ लिखेंगे मूसा? ये सोशल सर्विसेज, ठीक है ना, शाबाश। ये आपने बस खुद ही इनमें से पॉइंट्स खुद लिखते आना है, जो मैं समझूंगा मुश्किल है मैं आपसे पूछ लूँगा। रिफॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, उन्हें ओवरऑल सोसाइटी को कलेक्टिवली रिफॉर्म किया, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि सोशल ईवल इंडिविजुअली होती हैं,
वो कुछ सोसाइटी में कलेक्टिवली फेल हो जाएं तो आपने इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों लेवल पे एफर्ट कर। अब हमारे माशरे में कुछ चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे हैं, अभी तक सोसाइटी के लेवल पे नहीं है, कुछ कलेक्टिव हैं, तो उनके लिए हमने ये लिखा है। अगली बात, ही वॉज द फोर्सफुल वॉइस अगेंस्ट द अनफेथफुल एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलर। जालिम हुक्मरान के सामने वो कलमाए हक कहते थे। फोर्सफुल वॉइस अगेंस्ट रूलर, बस यही लिख लें। ये उनकी कौन सी सर्विस थी जरी नैयर? पॉलिटिकल, वेरी गुड, शाबाश। बस यही आपने जो है ना, जब इम्तिहान में सवाल आया वो कहेंगे पॉलिटिकल सर्विसेज लिखें या रिलीजियस सर्विसेज लिखें, तो यही लिख दें। अब सवाल आता है पिछले सालों में कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने मुसलमानों को पॉलिटिकल एनिलिएशन से कैसे बचाया, तो क्या लिखेंगे? जो पॉलिटिकल बातें। अगर रिलीजियस का आ जाए डीजनरेशन से कैसे बचाया, तो कौन सी लिखेंगे? रिलीजियस, बस यही बात है। देन अपोजिशन ऑफ असिमिलेशन, ये भाई ने जो सवाल पूछा कि सर वो क्या था, वो यहाँ मैंने लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा था कि असिमिलेशन की तरफ ये इकट्ठे मिल के मज़हब छोड़ना और ये करना, ये बात ठीक नहीं है। तो भक्ति मूवमेंट और दीन इलाही को उन्होंने अपोज किया। ठीक है। डिफेंस ऑफ फेथ, फेथ की जो है ना उन्होंने प्रोटेक्शन की। उस वक्त जो है ना वो ऑफ बीम फिलॉसफीज़ ऑफ फेथ, हम ना ऑफ बीम फिलॉसफीज़ ऑफ फेथ क्या होती हैं? वो जिनमें कोई रोशनी नहीं थी, वो फेथ के जो है ना उसमें से थी, वहदतुल वजूद और इस तरह की बातें जो है ना, वो सारे उन्होंने कहा है कि उनको छोड़ के सिर्फ बस तौहीद पे बिलीव करें। समझ आ गई ना? अब ये दो बातें इनकी कॉमन हैं, इफ़ेक्ट सब के तीनों के कॉमन होंगे। मैं ये आपको लिखवा दूंगा। जी मैं नहीं, देखें, जो अदर देन तौहीद फिलॉसफी थी ना, उन्होंने उनको निगेट किया। उन्होंने कहा कि बस सिर्फ मोनोथीज़म, तौहीद पे बिलीव करें। ठीक है ना, तौहीद मोनोथीज़म। ठीक है, चलें शाह वलीउल्लाह लिखिए। शाह वलीउल्लाह, एक दफ़ा सवाल आया था इन दोनों पे कि दोनों ने क्या सर्विसेज दी। अब अगेन वही बातें, इनका एरिया, फैमिली, एजुकेशन, फॉलोअर्स। एरिया कौन से एरिया से थे? यूपी, शाबाश, दिल्ली, यूपी, और वहाँ से, वेरी गुड, शाबाश। बाकी फैमिली इनकी ये मदरसा रहीमिया वाले थे, एजुकेशन इन्होंने लोकल हासिल की, फॉलोअर इनके आजकल बहुत हैं। ठीक है ना। अब सिचुएशन एट दैट टाइम, अब ये सारी बातें वही हैं, जो दो तीन नहीं है ना वो आपने लिखनी है। आप उसमें से देखते जाएं कि वही हैं तो वही लिखें, अदरवाइज और लिख दें। हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वही उस वक्त भी थी, इस वक्त भी थी। नंबर 2, वीक मुस्लिम रूल। अब इनके टाइम पे ना मुस्लिम रूल वीक हो गया था, ये वहाँ एक और ऐड कर लें। जब शाह वलीउल्लाह से पहले अगर मुजद्दिद अल-अफ़सानी का टाइम था, उस वक्त मुग़ल स्ट्रांग थे, इनके टाइम मुग़ल रूल वीक हो गया। देन कम्स अलूफनेस फ्राम शरिया, सेम। स्प्रेड ऑफ सोशल ईवल, सेम। थ्रेट ऑफ डोमिनेंस ऑफ हिंदू कल्चर, सेम। थ्रेट ऑफ मिशनरीज, अब यहाँ पे देख लेना है कि उस वक्त जो है ना दूसरे रिलीजन के मिशनरीज भी मुसलमानों को कन्वर्ट उसमें लगे हुए थे। ये नई रीज़न लिखनी है। इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ मुस्लिम रूल, मुस्लिम रूल को थ्रेट था किसका? मरहटास का। अब आप गौर से देखें, जब ज़्यादातर पॉलिटिकल थ्रेट होंगे तो उनकी ज़्यादा सर्विसेज कौन सी होंगी? मूसा, पॉलिटिकल। बस वो यही आपने समझना। एक बात भी अगर आपको समझ आ जाए ना, आप जवाब सही लिख लेंगे। अगली चीज़ ये वही है, सेम, डिवाइंस फ्राम डिवाइन लॉस। रिजेंटली ये भी वही लाइन है, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिक्लाइन मुस्लिम आर फेसिंग डिक्लाइन ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पे। तो शाह वलीउल्लाह के टाइम पे दो नई बातें कौन कौन सी जवेरिया थी? नंबर 1 वीक पॉलिटिकल रूलर, एंड नंबर 2 थ्रेट ऑफ मिशनरीज और थ्रेट ऑफ, बस शाबाश। उन्होंने इनके खिलाफ जो है ना एफर्ट की, और वो कौन कौन सी एफर्ट थी अब आप लिखिए। ये ज़रा एक्सटेंडेड लिस्ट होगी ताकि आपको अलग से डिफ्रेंशिएट करें। जो आप समझें सेम है तो वहीं पे लिख लें कि पॉइंट वही वाला, एक दफ़ा याद करेंगे वही आ जाएंगे। वही बात, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रू एजुकेशन। उन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया था? मोरालिटी, और इन्होंने एजुकेशन। बस ये एक बात अगर याद रह जाए ना, 3-4 नए लफ्ज़ सीख लें और नया सवाल बन जाता है। दे वर्क फॉर द ट्रू एजुकेशन ऑन द राइट इस्लामिक नॉर्म्स। सेम, वर्किंग टू एंड सोशल ईवल। ठीक है ना, हमने उधर लिखा था ना, चलें दोबारा ना लिखें। रिफॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, ये भी लिखा था। मैंने फ़र्क क्या बताया था? इंडिविजुअल के अगेंस्ट सोशल नॉर्म वाला लिखना है पॉइंट, और ओवरऑल सोसाइटी के अगेंस्ट
सोसाइटी का, शाबाश। लेटर टू वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, शाबाश। ये उन्होंने जो है ना डिफरेंट काम है बनी कि उन्होंने वेरियस जो है ना उनको लेटर लिखे कि क्या करें, वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लेटर थे। शाबाश, दिस इज़ इंपॉर्टेंट सर्विसेज। फॉर्मेशन ऑफ मजलिस मुंतज़मिया, उन्होंने मदारिस को इकट्ठा करने के लिए ना मजलिस मुंतज़मिया बनाई कि जो उनके मुंतज़िम हैं, नाजिम हैं, उनको इकट्ठे करने के लिए, ठीक है ना। ये उनकी सर्विस थी, मजलिस मुंतज़मिया, ठीक है जी। ये अलहदा से लिख लें। अपोजिशन ऑफ सेक्टेरियनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहाँ पे हमने क्या पॉइंट लिखा था, बिदात का और फेथ का, यहाँ सेक्टेरियनिज्म का। मुसलमान वेरियस सेक्ट में बांट गए थे। शाह वली साहब ने कहा है कि आप सेक्ट में ना रखें, यूनाइटेड होकर रहें, बस ये अलहदा से सर्विस लिख लेनी है। प्रोपोगेटिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इन्होंने कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी दिए थे, क्लास में पढ़ाए थे, अभी मैं रिवीजन में लिखवा देता हूँ, 2 लफ्ज़ सारे हैं। ठीक हो गया जी। कितने हो गए जो अदर देन वो लिखने हैं ज़ैनब अब्बास? 4, शाबाश। बस यही रिवीजन में आपने दूसरे सब्जेक्ट भी करनी है ना, यही करना है। मेन पॉइंट, जो चीज़ आपको समझ में आती है ना वही करें, इस टाइम पे नया नहीं पढ़ना, ठीक है। चलें अगली बात, फोर्सफुल वॉइस अगेंस्ट रूलर, वो भी थे। चलो शाबाश, मलिया समझ आ गई। ये नहीं लिखना हमने। चलें अगली बात लिखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कुफर एंड इस्लाम, उन्होंने जो है ना ये बड़ा अहम काम किया। तो ये हम कैसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कुफर एंड इस्लाम, शाबाश, एक्सीलेंट जी। रिलीजियस सर्विसेज, अपोजिंग यूनाइटेड नेशनहुड, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। शाह वली उल्लाह ने यूनाइटेड नेशनहुड, मुतहिदा हिंदुस्तानियत को अपोज किया, ठीक है। ये अलहदा से सर्विस है मलिया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कुफर एंड इस्लाम, उन्होंने कहा है कि अलहदा से जो ऑफ बीम फिलॉसफी थी उस वक्त भी थी, उन्होंने कहा है कि ये हट जाओ और अपना जो है ना सिर्फ इस्लाम पे जो है ना, रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी ना, तो वो उनको इस्लाम पे फोकस कर रहे। जी जी, वो मैं आगे इम्पैक्ट में लिखवाऊंगा ना, अभी सर्विसेज है ना, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, सिर्फ 2 मिनट दे दिए। चलें अगली बात, प्रपोज इज्तिहाद। शाह वली उल्लाह की बहुत बड़ी सर्विस थी कि उन्होंने कहा था कि आप इज्तिहाद पर फोकस करें, ठीक है ना, नई टीचिंग से उसमें से करें। ये प्रपोज इज्तिहाद हो गया। एडवाइस ऑन सुपीरियरिटी ऑफ शरिया, लोग ज़्यादा मिस्टेक हो गए थे, शरीयत से हट गए थे, उन्होंने कहा था कि शरीयत सुपीरियर है, इसी पे अमल करें, ठीक है ना, बाकी सुपरस्टिशियस और इन चीज़ों को ना अमल करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। शाह वली उल्लाह साहब का नज़रिया था कि इस्लामिक वर्ल्ड को कोई एक रिप्रेजेंट करे यूनिटी के साथ। ये भी उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल सर्विस थी, ठीक है ना, यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड हो गया। ही डायरेक्टेड हिज टीचिंग टुवर्ड रीओरिएंटेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, रीओरिएंटेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। अब उन्होंने एजुकेशन की बेस क्या रखी, रीओरिएंटेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, कि उन्होंने इसको एजुकेट किया। हम आगे पढ़ेंगे सर सैयद की एजुकेशन का पर्पस क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन, और इनका जो है ना, शाबाश। एस्टैब्लिश सेवरल ब्रांचेज ऑफ स्कूल एट दिल्ली एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज। अब आप लिखिए, एस्टैब्लिश वेरियस ब्रांचेज ऑफ हिज स्कूल, मदरसाज, इनकी एक बहुत बड़ी सर्विस, एजुकेशनल सर्विसेज ये भी थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ मदरसास, ठीक है। अब क्विकली मैं अगर 5-4 आपसे पूछूं तो आप बताएं कि ये सारी बातें आपके सामने आपने उस पर लिखी हुई हैं, तो आप बताएं कि उनकी सर्विसेज में ऊपर हमने एक हेडिंग लिखी हुई थी, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। आप अपने अपने नोट्स पे देखेंगे, लाहौर वाले भी जो घर बैठे हैं वो भी, और मुझे बताएंगे 6 पॉलिटिकल सर्विसेज शाह वली उल्लाह साहब की कौन कौन सी थी। आप देख लें, मैं जिससे पूछूंगा आप देख लें, 6 पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ शाह वली उल्लाह, ठीक है। नंबर 1 जरी, नंबर 2 मूसा, नंबर 3 जवेरिया, बोलें शाबाश। जरी नंबर 1, अपोलॉजी, लेटर्स, अच्छा। नंबर 2 मूसा, अपोज यूनाइटेड नेशनहुड, गुड शाबाश। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिटी, सर नंबर 3 आप, 4 सर आप, नो, पॉलिटिकल सर्विसेज,
वायस अगेंस्ट रूलर, और भी बड़ी बड़ी हैं ज़ारा, मुंतजमिया, चलो ये रिलीजियस, और इकोनॉमिक प्रिंसिपल, चलो शाबाश, पॉलिटिकल स्टिल, और जैनब अब्बास बनीन, लेटर टू वेरियस लेटर वो बता दिए उन्होंने सर, इस्लामिक वर्ड, और रीमा वो उन्होंने बता दिया, मजलिस मुंतज़िम। देखें यही बस होता है कमाल, आपको आते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अगर आप वहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हैं ना तो वही लिखने हैं, ठीक है ना। अब ज़रा गौर से देखिएगा, सबसे पहली बात है कि लेटर टू वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, एक। दूसरा क्या, सेक्टेरियनिज्म मजहबी थी, प्रोपोगेशन इकोनॉमिक प्रिंसिपल आपने बताया, 2। उसके बाद फोर्सफुल वायल अगेंस्ट रूलर, 3। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशनहुड उन्होंने मूसा ने बताया, 4। उसके बाद है सुपीरियरिटी यूनाइटेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, 5, ठीक है ना। रीओरिएंटेशन ऑफ सोसाइटी, और यहाँ से, ठीक है। मुझे पता था ना कि मैंने कितनी लिखी हुई हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि आप ढूंढ के आते हैं नहीं। अब आपको बात समझ आ गई ना। अब आपने क्या करना है अगली बात पे कि इनके इम्पैक्ट्स लिखने हैं। अब लिखें, सिर्फ आप जो है ना इम्पैक्ट से पहले वो जो मैंने कहा था लेटर है, सिर्फ स्क्रीन पे देख लें, 3-4 लफ्ज़ लिख लें, और बाकी क्लासेस वाले भी लिख लेंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा सबको। उन्होंने ना लेटर लिखे। अब ये लेटर जो था ना सबसे बड़ी पॉलिटिकल सर्विस टू द कंटेक्स, अहमद शाह अब्दाली को लिखा कि यहाँ आके मुसलमानों की पावर वीक हो रही है, इसको जो है ना स्ट्रेंथन करें। दूसरा, उन्होंने एम्परर को, बादशाहों को लिखे कि आप मॉरल डीजनरेशन की तरफ ना जाएं। तीसरा, उन्होंने सोल्जर को लिखे कि आप जो है ना जिहाद का स्पिरिट रखें। चौथा, उन्होंने क्या किया, मैसेज को लिखें और कहा कि आप वेल्थ को एक्यूमुलेट ना करें, ठीक है ना। आर्टिशियंस को भी लिखे कि आप जो है ना प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेट के लिए काम करते हैं तो आप अच्छा अच्छा काम करें। तो 1-2 बातें बस याद रख लेनी है, लेकिन इनके जो लेटर थे अहमद शाह अब्दाली को वो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उन्होंने उनको लिखा कि आके मरहटों की पावर को वीक करें, समझ आ गई ना। तो उसकी एक्सप्लेनेशन में ये लिख देना। अगली चीज़ थी इनके इकोनॉमिक प्रिंसिपल, आपको क्लास में मैंने लिखवाए थे, मैं सिर्फ बोलता हूँ, जितना क्विकली आप नोट्स ले सकें ले लीजिएगा। कि नंबर 1, रिसोर्सेज पर उस एरिया के लोगों का हक है, पीपल ऑफ द एरिया हैव राइट ओवर द रिसोर्सेज। नंबर 2, ओनरशिप अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की एबिलिटी नहीं है ना, वो ओनरशिप नहीं ले सकता। नंबर 3, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। एंड नंबर 4, बैलेंस डेवलपमेंट इन सोसाइटी। ये उनके इकोनॉमिक प्रिंसिपल थे। तो हमें लगता है कि वो शायद सोशल आइडियाज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे, ठीक है। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल थे। बैलेंस डेवलपमेंट इन सोसाइटी अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वरना मैंने बोला है आप लिख लें, क्विकली लिख लें, बस मैं 15 सेकंड में बोल देता हूँ। जी सर। देखें मार्क्स का कौन सा टाइम था, 1840s के बाद था। ये कब के हैं, 1760s के। तो बहुत सी चीज़ें आपको विदाउट प्रिजुडाइस आप देखें ना, आपको मुस्लिम इंटेलेक्चुअल की मिलेंगी। हाँ, उन्होंने उनको जो है ना डिसिमिनेट किया और बाद में आए। खैर, मार्क्स ने, मैं मार्क्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मार्क्स ने भी यही कहा था। मार्क्स कहता था जो ओनरशिप ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो नहीं होनी चाहिए। जो ओनरशिप है, लोगों ने बगैर मार्क्स को पढ़े उस पर कमेंट्री की रखी है ना, कि ऐसी चीज़ों की मार्क्स ने कहा था ओनरशिप ले लो जो आपके पर्सनल यूज़ के हैं। मोबाइल आपके पास है ना, मार्क्स कहता था, एसी है, फ्रिज है, ये मार्क्स इस पे माइंड नहीं करता था। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने कहा था वो किसी को ओनरशिप में नहीं होना चाहिए। खैर, अगली बात चलें जी, इफेक्ट्स ऑफ टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा अहम सवाल है। पिछले जितनी चीज़ें हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है, मटीरियल है, आपको किताबों से मिल जाएगा। ये एनालिसिस है जो हमने उस्तादों से सीखा, पढ़ा, और सर की जो है ना उनसे। तो अब आपने इसको खुद देखते जाना है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, फिलहाल कौन सा, मैं सबसे पूछता जाऊंगा लाइन बाय लाइन। नंबर 1, स्टार्ट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। हज़रत शाह वलीउल्लाह और मुजद्दिद अल-अफ़सानी की टीचिंग का इफेक्ट हुआ कि मुस्लिम नेशनलिज्म स्टार्ट हो गई। मुसलमानों ने अपने आप को कौम कहना शुरू कर दिया। ये हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने करा, ठीक है ना। मुस्लिम नेशनलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी। भाई ने पूछा, मैंने कहा मैं बाद में बताता हूँ। और 2 नेशन का कंसेप्ट किसने दिया, शाह वलीउल्लाह ने। उन्होंने कहा था कि आप सेपरेट नेशन हैं। नंबर 2, रिफॉर्मिंग स्कॉलर एंड मिस्टिक। बताएं सोशल इम्पैक्ट या रिलीजियस, पॉलिटिकल, क्या रिलीजियस, शाबाश। अब उसके आगे आपने अपने नोट्स में लिखते जाना है।
जो आप बोलते हैं उन तक भी आवाज़ जाती है, उनकी आवाज़ तो हमें नहीं आ रही, ठीक है ना, तो आपकी आवाज़ वहाँ पे जानी चाहिए, समझ आ गई ना। नंबर 3, अपोजिशन ऑफ बिदात, लोगों ने बिदात छोड़ दी। रिलीजियस इम्पैक्ट, वेरी गुड, शाबाश। दोनों का जो सेपरेट होगा मैंने लिखा होगा स्लैश लगा के, जिस तरह ये है। एंड ऑफ सेक्टेरियनिज्म एंड अनफेथफुलनेस, पहले ये बताएं कि रिलीजियस इम्पैक्ट या मॉरल? रिलीजियस, शाबाश। सेक्टेरियनिज्म किसका इम्पैक्ट था? शाह वलीउल्लाह साहब का। और अनफेथफुलनेस, शाबाश शाबाश। बस आपकी तेज़ तेज़ लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, 35 मिनट में सवाल हमने लिखना है, समझ आएंगे ना, वहाँ पे आपने ज़ोर ज़ोर लिखना है, मैं इसलिए आपको स्पीड से लिखवाऊंगा हम ना। चलें अगली बात, वीकनिंग पावर सर्ज ऑफ नंबर 1 राजपूत एंड नंबर 2 मराठास। अब बताएं सोशल या पॉलिटिकल? पॉलिटिकल, शाबाश। राजपूतों की पावर कहाँ कब मिनिमाइज हुई थी? मुजद्दिद अलिफ सानी। और मराठास की? शाबाश। बस यही चीज़ें हैं जो आपने जनाब पास लिखा गया, क्विकली लिखना है। 5, छठी बात, स्टार्टिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी, यह भी मैंने बताया है, तो ये बनीन बताएंगी। शाह वलीउल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। टू नेशन थ्योरी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। नेशनलिज्म और टू नेशन थ्योरी में फ़र्क पता है ना? नेशनलिज्म के हम एज अ नेशन है, टू नेशन थ्योरी के हम एक सेपरेट नेशन है। एक्सीलेंट, कम से कम ये हमारी क्लास को नेशनलिज्म तो आता है ना, और कुछ नहीं। चला ठीक, तो वो पिछली क्लास में भी मैंने सुनाया था, और अभी कुछ नए स्टूडेंट हैं तो उनको भी बता देता हूँ। वो क्या पूछा था उन्होंने सरेकी स्टूडेंट से कि सर एनर्जी की तारीफ सुनाए। वहाँ के सर मेरे को पूरी नहीं आंदी, अद्धी आंदी है, और इसे एनर्जी कहते हैं, समझा? तो टीचर ने भी कहा शाबाश, कल पूरी लिख के आनी, तो आपने भी यही दोबारा लिखनी है। चलें जी। प्रोवाइडेड स्पिरिचुअल बेसिस फॉर नेशनल कोहिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ने नेशनल कोहिजन की स्पिरिचुअल बेसिस प्रोवाइड की। मूसा खान, ये जो है ना सबसे अहम बात है। आज आप नेशनल इंटीग्रेशन का वो लिखते हैं तो हम ये उसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ना कि देयर आर स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ नेशनल कोहिजन आल्सो, ठीक है। अगली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एज एसेंशियल मीन ऑफ फॉर रीजनरेशन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शाह वलीउल्लाह ने, और ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट था और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी था। रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? उनका शाबाश। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट पे हमारी सोसाइटी का फैसला होता है। चलें अगली, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। सोसाइटी ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम पे रिफॉर्म हो गई, किसने की? दोनों ने। और ये क्या था? सोशल इम्पैक्ट। लिखिए, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। अब माशाल्लाह आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि आपको इतने पॉइंट्स कहीं से मिले ना, मुझे ज़रूर बताने हैं, ताकि मैं वो भी लिख लूँ और फिर आप अगली क्लास को लिखवा दूँ कि स्टूडेंट ने शेयर किए थे। अभी हमने 15 इम्पैक्ट पढ़े थे, वो 30 और लिख के ले आए थे। चलें अगली बात लिखिए, लेड फॉर, ये सबसे अहम बात है, ये आपको आनी चाहिए। बाद में आने वालों के लिए ये बहुत अहम बात है। बोथ द रिफॉर्मर लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल, रिलीजियस and intellectual movement which could be initiated in subcontinent by Muslim. Very important. दोनों रिफॉर्मर ने बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि कोई भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होना, इंटेलेक्चुअल लोगों को भी रिफॉर्म करे, दूसरा पॉलिटिकल भी रिफॉर्म करे और रिलीजियस भी रिफॉर्म करे। तो अगर आपको कंक्लूजन लिखना हो तो दोनों की रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन से हुए? पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस। शाबाश, ये उसमें से लिखना है। और भी मेरे ख्याल में मैंने लिखे हुए होंगे। हाँ, ये लिखिए, बोथ रेस्क्यू द कम्युनिटीज कॉन्शियस बिलीफ एंड फेथ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। बोथ यानी कि दोनों में लिखना है। रेस्क्यू द कम्युनिटी कॉन्शियस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, बिलीफ बचा लिए, अकायद बचा लिए, सोशल नॉर्म्स बचा ली, तो रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। ये कहाँ लिखेंगे? रिलीजियस रिफॉर्म में, सोशल, पॉलिटिकल में, सब में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। शाबाश। चलें अगली बात, शाह वलीउल्लाह ट्राई टू रिकंसाइल द बेसिक डिफरेंस अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स, एंड ऑफ सेक्टेरियनिज्म। शाबाश जवेरिया, इतनी ज़ोर से सर हिलाया तो उन्होंने समझा कि उनको समझ आया। वेरी गुड, शाबाश। चलें 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 चलें, शाबाश। और समझ आ जाए ना तो टीचर को भी खुशी होती है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इनको याद भी रहेगा और इनके नंबर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें अगली बात,
ओवरहॉल द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, ये क्या होगा जवेरिया? एजुकेशनल इम्पैक्ट, ठीक है ना, एजुकेशनल इम्पैक्ट। ठीक है, अब इन 13 को सेग्रीगेट कर लेंगे। आप ज़रा इसमें से दोबारा देखें कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट कौन से थे, क्योंकि ज़्यादा सवाल इन पे आता है। मैं देखता हूँ मैंने कोई और तो नहीं लिखा हुआ, आप ज़रा ढूंढें इनमें से पॉलिटिकल। पहले ढूंढें फिर हम सारे उनसे बताते हैं ना। आपको जितने पॉइंट मैंने लिखवाए हैं ना, 13 इम्पैक्ट्स लिखवाए हैं, इनमें से पॉलिटिकल ढूंढें। छः हैं, वेरी गुड, शाबाश। चलें सबसे पहला बताएं, चलें जी एवरीवन, पहला पॉलिटिकल इम्पैक्ट मुस्लिम नेशनलिज्म, वेरी गुड। दूसरा सर, शाबाश, वीकनिंग द पावर ऑफ एग्रेशन। डॉक्टर साहब तीसरा, वेरी गुड, शाबाश। चौथा जवेरिया, शाबाश। पांचवा महरीन, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स, वेरी गुड, शाबाश। देखें जो बाहर सुन रहे हैं उनको तो आवाज़ ही नहीं आ रही, एक बंदा बोला करे ना। देखें आप तो लाइव बैठे हुए हैं ना, वो लाहौर में भी सुन रहे हैं और घरों में भी बैठ के सुन रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँ, आप बोलेंगे तो मैं उनको बोलूँगा ना कि ये हमारे जो है ना चंद दानिश्वर ये भी कह रहे हैं, समझ आगे ना। चलें एक और दानिश्वर बता दे कि क्या पॉइंट्स है, वो उन्होंने बता दिया। और बोले शाबाश, वेरी गुड, गवर्नमेंट एज एसेंशियल मीन ऑफ रीजनरेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सवाल समझ आ गया? चलो अगर ये सवाल आएगा तो लिख लेंगे ना इंशाल्लाह। चले अब जो है ना हमने क्या करना है जी, लास्ट क्या हो गया, लास्ट स्लाइड। अच्छा चलें ये लीजिए बस। अब वो बेचारे वो उस पर लोधी साहब आप ज़रा इसको खोल के वो देखें कि जो इधर कमेंट्स कर रहे हैं तो उनमें से वो करें। लास्ट टाइम मैंने एक स्टूडेंट का 3 मरतबा नाम बोला, वो उधर एक स्टूडेंट दूसरा बैठा था, सर कहते मेरा नाम भी बोलें तो वो हमें बता देंगे ना कि उसमें से क्या है। अब आप ये सवाल आपको समझ आ गया ना, तो होपफुली आप एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं, नेशनल कोहेजन पॉलिटिकल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलें अगला सवाल। चलिए जी, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ना, तो हम उस्ताद से इतना डरते थे कि वो कहता था सवाल, उस्ताद हमें जो है ना उनसे उतना डरते थे कि वो कहते थे कि सवाल समझ आ गए, अच्छा जैसे जी हाँ, और नहीं समझ आया साधे हैं जी हाँ, ठीक है ना, कि समझ आया यस सर, नहीं समझ आया यस सर, क्योंकि वो सिखाते थे कि टीचर को कभी नो ना। चलें शाबाश, लेकिन आपको बोलिए सर। वेरी गुड, शाबाश। अब देखें उस वक्त किंगशिप थी, किंगशिप में पॉलिटिक्स की शायद इजाज़त नहीं होती, तो वो लोग उनको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दे रहे थे। अगर लोगों को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी आ जाए ना, ये इनकी पॉलिटिकल सर्विस। उस वक्त तो सियासी जमातें नहीं थी ना, शाबाश, स्ट्रेस दे रहे, वेरी राइट, शाबाश। चलें जी अगली बात, अलीगढ़ मूवमेंट, इस पे 5 सवाल मैं बना के लाया हूँ, ये आपको आने चाहिए, मैंने बहुत पढ़ाया है आपको ये वाला सवाल। और लोधी साहब ये चार्जर नहीं लगा हुआ, किसी वक्त भी बंद हो जाएगा। अब लग गया है, ये पढ़ा है ना सवाल साहब ने? चलें एक सवाल नया पढ़ाना है, बाकी 4 सवालों की रिवीजन करानी है, ठीक है? चलो शाबाश, चलें लिखिए। नंबर 1, अब अलीगढ़ मूवमेंट का सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, क्विकली लिखते जाना है। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, मैं बोलता हूं आपको, सिर्फ आपकी मेमोरी में होने चाहिए क्योंकि वहां आ जाएंगे। सर सैयद कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817, 17 अक्टूबर 1817, ठीक है? तो आप में से अगर किसी की बर्थडे हो तो उनमें से याद कर लेना है, समझ आएंगे। नंबर 2, ओके, कब इंग्लैंड गए? 1869। आपकी फोटोग्राफी में मैं नहीं आना चाहूँ, ठीक है ना, ज़रा मैं नहीं फोटो में नहीं आना। चले अगली बात है, 1878 में इंपीरियल काउंसिल के मेंबर बने, ये लॉर्ड डॉल्टन वाला पॉइंट मैंने में लिखा हुआ है। 1887 में सिविल सर्विसेज कमीशन के मेंबर बने और 1898 में वफात पा गए। ये सारी ऑब्जेक्टिव पिछले पेपर्स में आई हैं, समझ आ गई? समझ आ गई आपको समीत? समझ आ गई? नहीं आई? वेरी गुड, इसमें समझ आने वाली कोई ऐसी बात नहीं
ऑब्जेक्टिव है ना, जो है वही है ना, समझ आए ना। चलो शाबाश, अब लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट। बस बस हंसना नहीं है, वो लाहौर वाले क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि ये हंसते रहते हैं, वो हंसी सबको आती है। अच्छा चलो गुड, शाबाश। चलें चलें, ओके जी, ओके, लिखिए बस ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट। ये मैंने जल्दी जल्दी जो है ना आपको लिखवाने हैं 5। लिखे नंबर 1, टू प्रोटेक्ट इस्लाम अगेंस्ट ऑनस्लॉट ऑफ ओरिएंटलिस्ट। लिखा हुआ है ना, चलो शाबाश। नंबर, जी सर, जी सर, हाँ ये नहीं लिखा हुआ रहा, इसलिए तो मैंने कहा है। जी जी, मैं 1 मिनट दे देना। ये किधर गया है? हाँ अब आ गया, अब है ना। चलें जी, लिखिए नंबर 1, टू प्रोटेक्ट द इस्लाम अगेंस्ट ऑनस्लॉट ऑफ ओरिएंटलिस्ट। नंबर 2, जी जी मैं 1 मिनट दे दीजिए। टू रिमूव बिटर एनिमिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, शाबाश। एंड नंबर 3, हार्मनी बिटवीन साइंस एंड फिलॉसफी। नंबर 4, enlightened view of life. And number 5, to learn English and maintain Urdu. देखें मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं कि नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम, एनिमिटी विद ब्रिटिशर, हार्मनी ऑफ साइंस एंड रिलीजन, रैशनल व्यू ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज। उन्हें कहता है अंग्रेजी सीखें और उर्दू को मेंटेन रखें। समझ आएगी ना, बस यही 5 लफ्ज लिखेंगे ना, बाकी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलें अब अगली चीज़ है, ज़्यादा अहम है कि सर सैयद की एफर्ट्स क्या थी। मूसा खान, इस पे जो है ना सवाल 4-5 तरीक़ों से आता है। एफर्ट्स क्या थी, सर्विसेज क्या थी, सर सैयद ने कौन से स्टेप्स लिए, इनके क्या एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, जो भी आ जाए आपने यही लिखना है। चलें, सबसे पहले एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशनल सर्विसेज, अब ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो उनकी 6 मेन एजुकेशनल सर्विसेज थी। कितनी? 6। कौन कौन सी? नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, लिखते जाएं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटीज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ अलीगढ़ गजट। अलीगढ़ गजट, राइटिंग बुक्स एंड मैगजीन, बहुत से बुक्स और मैगजीन लिखे। ये ऑब्जेक्टिव आती है, ये आप लिखेंगे, ठीक है ना, सारे याद भी करेंगे। 1877 में 1875 में MAO मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल स्कूल बना, जो 1877 में कॉलेज बना और 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनी। ठीक है ना, ये आपको ये सारी ऑब्जेक्टिव पिछले साल के पेपर्स में आई हुई हैं, तो ये आपने ज़रा गौर से जो है ना इसको पढ़ लें। MAO स्कूल कब बना, कॉलेज कब बना और यूनिवर्सिटी कब बनी? शाबाश। अगला लिखिए, कमेटी फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस। कमेटी फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे कैसे वो होती हैं। ठीक है सर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ 5 पेपर्स काफी होते हैं? नहीं, बहुत कम रिपीट होती हैं, 5, 4, 8 रिपीट होती हैं। बाकी जो आजकल के हैं वो भी पढ़ते रहना। 5 पेपर कर लें, आपको देखें 5-10 ऑब्जेक्टिव, 5-4 आपको खुद आती होती हैं, 5-4 आप पढ़ लेते हैं, 5-4 का गैस कर लेना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है ना, तो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना। चलें अगली बात, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में, ये याद रखना है। 1885 में कांग्रेस बनी और 1886 में उन्होंने हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे दिया। ठीक है ना, आप चीज़ों को सीक्वेंस में करें जी। शाबाश, मुस्लिम लीग इसी प्लेटफॉर्म पे बनी। ठीक हो गया जी मेरीन, चलें शाबाश। अब देखें अगली बात, पॉलिटिकल सर्विसेज। पॉलिटिकल सर्विसेज कौन कौन सी थी? हमने लिखी थी, 5 अहम हैं। नंबर 1, ही वर्क फॉर द एडमिशन ऑफ इंडियंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस वक्त इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रुकन नहीं बनाते थे, ही वर्क फॉर इट, और उनको बनाया, सर सैयद को भी बनाया। नंबर 2, सर सैयद ने मुसलमानों की अपोजिशन की टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। ये सर सैयद की एक जो है ना पॉलिटिकल सर्विसेज थी कि मुसलमानों ने जो है ना सियासत में हिस्सा नहीं लिया और अपना पढ़ते रहे।
अगला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एज पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एज पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। टू नेशन थ्योरी, आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी, सर सैयद ने भी टू नेशन थ्योरी दी। सर सैयद की टू नेशन थ्योरी किस पे बेस करती थी? शाबाश, कल्चर में स्पेसिफिकली लैंग्वेज, ठीक है ना। सर सैयद वर्क फॉर दी रिमूविंग बिटर एनिमिटी बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिशर, शाबाश, उन्होंने मुसलमानों और ब्रिटिशर के दरमियान एनिमिटी ख़त्म कराने के लिए सर्विस दी, इक़दाम किए। कौन कौन से सर्विसेज थी? नंबर 1 रॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया और रिसाला असबाब बगावत हिंद, ठीक है ना, और शाबाश, ये शाबाश, क्या मैं ताम, प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज फॉर मुस्लिम, सर सैयद ने बहुत काम किया कि उर्दू को प्रोटेक्ट करें एज अ लैंग्वेज। समझ आ गई? एक्सीलेंट। चलें अगली बात, सोशल एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे? वेस्टर्न रैशनलिज्म, सोशल एस्पेक्ट्स। सर सैयद ने कहा कि वेस्ट की तरह रैशनल होकर सोचें, जज्बाती नहीं सोचना। इसके अगेंस्ट क्या होती है? इमोशनलिज्म। नंबर 2 रिसाला तहजीबुल अखलाक, आपको तहजीब, अखलाकियात, ये सारी चीज़ें सिखाई। 2 मलिया लिखें, शाबाश। नंबर 3 प्रीचिंग द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सर सैयद कहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, ये सारी बातें जो है ना, और क्लास में टॉफियाँ ना खाएं, ठीक है ना। और रिमूविंग सुपरस्टिशियस आउटलुक, सर सैयद ने कहा कि भी ये जो सुपरस्टिशियस आउटलुक है ना लाइफ से, ये ख़त्म कर दें, रैशनल हो के सोचें। आप में से किसी ने बोला कि उन्होंने इकाम ताम अहले किताब, उन्होंने कहा कि इनके साथ बैठ के खाएं, कुछ नहीं होता, किताब। एंड ऑर्फनेज हाउस, शेल्टर, प्रोटेक्शन हाउस, ये उन्होंने भी बनाए। सर इकाम ताम अहले किताब, ये किताब थी, उन्होंने कहा है कि आप अदर देन इस्लाम दूसरे लोगों के साथ बैठ के खा लेते हैं, ठीक है ना। पहले ये अहले किताब के साथ, वो ये समझते थे कि उनके साथ नहीं खाया जा सकता, तो वो जी महरीन नहीं, वो अपने रैशनलिस्ट थे, वो कहते थे हर चीज़ को बस लाइफ के असूलों पे सीखो, जज्बाती हो के नहीं सीखना। चलें जी अगली बात, लिटरेरी सर्विसेज। जी जी शाबाश, वेरी गुड, मॉडर्निज्म के साथ कोप करने का तरीका सिखाया, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लेनी है। चलें अगली बात ज़रा, बस शाबाश। लिटरेरी एस्पेक्ट्स सर्विसेज क्या थी? स्टार्ट ऑफ उर्दू प्रोज, सर सैयद उर्दू के पहले इंशाइया निगार थे, मैंने आपको सिखाया था इंशाइया किसे कहते हैं। इंशाइया एक आइडिया को एक्सटेंड करते 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 कहीं पे ले जाने को इंशाइया कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 सर सैयद ने कहा कि राइटिंग फॉर सोशल करेक्शन, मसालेहाना तहरीरें होनी चाहिए, कि जो कुछ लिखें उसका कोई पर्पस भी हो, ठीक है ना। अभी आप जो कुछ लिखें कोई उसका कोई पर्पस भी हो ना, समझ आए जी। लालच बुरी बला है, जिस तरह है, स्क्रीन शॉट बुरी बला है, समझ आ गया ना। चलें अगली बात, नेचुरल पोइट्री। सर सैयद कहते थे कि नेचुरल पोइट्री के मुताबिक जो है ना, आप वो नेचुरल पोइट्री मैंने पढ़ाई थी ना, वो कहते थे कोई हाई फाई स्टैंडर्ड आप ना इस्टेब्लिश करें। एंड बायोग्राफीज इन उर्दू, ये ऑब्जेक्टिव आई थी, लिख लें। सर सैयद की बायोग्राफी का क्या नाम था? हयात जावेद, और किसने लिखी थी? मौलाना हाली ने, शाबाश, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, हयात जावेद। उर्दू में इसे कहते हैं समान्ह निगारी, ठीक है, समान्ह निगारी, जी जी पहले भी उर्दू है, हो गया। चलें जी अगली बात पढ़िए जी। अब ये सबसे अहम बात है जो आपने सीखनी है, ये तो आपको हर किताब से मिल जाएंगे, जो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी। तो टेक्निकली हमने क्या किया? नंबर 1 सबसे पहले पढ़ा एजुकेशनल सर्विसेज, फिर पॉलिटिकल, फिर सोशल, फिर लिटरेरी, शाबाश। अब जो है ना इसके इफेक्ट्स क्या हुए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आपने लिखे हुए हैं, मैं कुछ और भी लिख के ले आया। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने ये सोचते जाना है कि ये पॉलिटिकल है, सोशल है या क्या है। मैं आपसे पूछूंगा कि सर सैयद के एफर्ट्स के मुस्लिम नेशनलिज्म पे क्या इम्पैक्ट हुए, आपने सोचते जाना है अपने साथ साथ। लिखें नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, शाबाश, वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप हुई, वेस्टर्न एजुकेशन, मुसलमानों का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ठीक है ना, एक। नंबर 2 मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मुसलमानों के कोई इदारे नहीं थे तालीम के, सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किए? सर सैयद ने।
एमरजेंस ऑफ सेंस ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, मुसलमानों को कौमियत की सेंस दी। भाई ने कहा कि सर उस इनके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थे। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी कि अब उन्होंने नेशनलिज्म भी, नेशन कौन होती है, हम कौन है, ठीक है। इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ मुस्लिम, सर सैयद ने तालीम से मुसलमानों को, शाबाश, इकोनॉमिक अपलिफ्ट। अब इकोनॉमिक अपलिफ्ट क्या होती है? तालीम जो पढ़ जाते हैं वो या अपना बिजनेस करते हैं या जॉब्स करते हैं, यूज़फुल ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। शाबाश, इसमें दोनों बातें लिखनी हैं, जॉब्स के लिए भी आप क्वालिफाई कर गए और यूज़फुल ह्यूमन रिसोर्स भी हो गए, आपने बिजनेस किया। अगली बात, सोशल डेवलपमेंट। सर सैयद की सर्विसेज का इम्पैक्ट था सोशल डेवलपमेंट। कौन सी दो सर्विसेज थी? नंबर 1 तहजीबुल अखलाक, ठीक है ना, और दूसरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। अब आपने उसके बैक एंड पे भी ज़रा चीज़ें जहन में रखनी है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज बहुत डेवलप हो गई। मैरीन इसमें क्या क्या लिखेंगे? वो लिटरेरी सर्विसेज, समझ आ गई ना, शाबाश। उर्दू लैंग्वेज डेवलप हो गई। रिकॉन्सिलेशन विद इंग्लिश, सर सैयद के एफर्ट से हमारे अंग्रेज़ों के साथ जो एनिमिटी थी वो ख़त्म हो गई और रिकॉन्सिलिएशन हो गई। अंग्रेज़ों के साथ हो गई, अंग्रेज़ी के साथ अभी तक कर रहे हैं ना। शुक्र है इस रैकी की क्लास नहीं है, वरना अंग्रेज़ की मुअन्निस क्या होती है? अंग्रेज़ी। हाँ, आप समझ आ गए, मेरी बातें बहुत देर से समझ आती हैं। चलें, इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ था। अभी सवाल भी इसी तरह से आता है कि सर सैयद कैफर्ड का पाकिस्तान मूवमेंट में क्या किरदार था। तो मैंने 3-4 चीज़ें लिखवाई थी ना, अभी रिवीजन में आ जाएंगी, आपको आती हैं तो आपने लिख लेनी है। अगली बात, इन्हांसमेंट ऑफ यूनिटी इन मुस्लिम। मुसलमान डाउनफॉल के बाद 1857 के बाद इधर उधर बिखर गए थे, तो वो यूनाइट हो गए एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, नेशनलिज्म के नाम पे। 2 नेशन थ्योरी पहले लिखा तो नहीं है? शाबाश, 2 नेशन थ्योरी एट द बेसिस ऑफ, शाबाश, लैंग्वेज नहीं कल्चर, और उसमें लैंग्वेज, शाबाश, वेरी गुड। देन सेफ गार्ड द राइट ऑफ मुस्लिम, वेरी इंपॉर्टेंट। सर सैयद ने मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया। 3 राइट्स कौन कौन से थे? नंबर 1 जॉब्स में, नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन में, एंड नंबर 3 इंपीरियल काउंसिल में, सर्विसेज में। शाबाश जी, रिप्रेजेंटेशन। देखें, मुसलमानों के राइट्स है ना, पॉलिटिकल राइट्स थे, उनको जो है ना रिप्रेजेंटेशन दिलवाई, उनको जॉब्स के लिए क्वालिफाई कराया। अगली चीज़, मुस्लिम नेशनल कांग्रेस एज फर्स्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। या आप में से किसी ने कहा है कि सर मुस्लिम लीग इसी के उस पर बात बनी थी ना, शाबाश। मुस्लिम एजुकेशनल कांग्रेस एज फर्स्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना जी, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अगली चीज़, अलीगढ़ के ही प्लेटफॉर्म से शिमला डेपुटेशन गया था एंड डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की थी हमने। शाबाश, लिखिए, शिमला डेपुटेशन एंड डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। पहली दफ़ा हमने सियासी डिमांड की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दें, ठीक है ना। तो ये सियासी शऊर किसने दिया? अलीगढ़ ने, अलीगढ़ ने, शाबाश। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म से बनी थी, समझ आ गई? शाबाश। जराना इजलास था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो वो बाद में जो है ना वहाँ से हुआ। एमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप, एमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप। उसके बाद हमारे पास किंग थे, मुगल रूलर थे, एम्परर थे। बाद में हमारे पास अलीगढ़ से पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप हुई, ठीक हो गया। 16 चीज़ें हो गई। अब 2 बातें। पहली बात, इसमें से ढूंढें मुस्लिम नेशनलिज्म पे कौन कौन से इम्पैक्ट हैं। ढूंढने हैं, बताना है कितने हैं, फिर मैं 5-4 वो करता हूँ। सारे जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी ढूंढें। उनसे हम कैसे पूछ सकते हैं? उनसे नहीं पूछ सकते तो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपका कोई घर बैठा हुआ है या वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं और आप इधर आ गए हैं, ज़रा मुस्लिम नेशनलिज्म पे क्या इम्पैक्ट थे, इन 16 में से ढूंढने हैं। जी जी, लीडरशिप दी, वो महरीन ने ढूंढ लिया, अभी एक देखते हैं। शाबाश, सारे देखें, सारे। रिमा आपने बताने हैं सबसे पहले। जी जी, अभी सारे देख लें एक मरतबा। इन 16 में से अप्लाई योर माइंड
कि कौन कौन से इसके इम्पैक्ट हैं, तो मैं आपको जो है ना बता देता हूँ। हो गया जी? जी बताएं रीमा, सबसे पहला। शाबाश, यूनिटी बढ़ गई जी। दूसरा मैडम? शाबाश, मुस्लिम नेशनलिज्म पे एक्सीलेंट, शाबाश। तीसरा सर? चलो एजुकेशन भी हो गया नेशनलिज्म पे। चौथा जरी? वो बता दिया है। और मुस्लिम नेशनलिज्म में टू नेशन थ्योरी, शाबाश। और शाबाश, शिमला डेपुटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट। बस बस जी, मुस्लिम नेशनल का। अब सुनिए, बस रोके और सुनना है। मूसा, सवाल लिखने का तरीका ये होता है कि जो आप समझते हैं ना सबसे अहम पॉइंट है वो पहले लिखें, आपका जो पॉइंट इनडायरेक्टली है वो बाद में लिखें। वो एग्जामिनर के जहन में ये होता है कि यार इन्हें आते हैं ये 5-4 बातें हैं, बाकी ये सारी जो है ना आगे भी इन्होंने लिखी है। बस मेन चीज़ है। सबसे बड़ा मुस्लिम नेशनलिज्म पे क्या था? टू नेशन थी। दूसरा क्या था जिस तरह मैडम ने बताया? उर्दू लैंग्वेज। तीसरा क्या था? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। चौथा क्या था? मुस्लिम नेशनलिज्म, सेपरेटिज्म, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल पार्टी। जो ज़रा आपको लगते हैं ना उनसे रिलेटेड हैं वो पहले लिखने हैं, बाकी उसमें से लिख। चलें, ये तो आपने पढ़ा था, सर सैयद का ट्रिनिटी ऑफ आइडिया पढ़ा था ना? शाबाश। सर सैयद ने 3 चीज़ें की थी, इन्हीं पे सवाल आता है। अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ। डिवोशन टू एजुकेशन तो आप सबको आता है। ट्रिनिटी 3 चीज़ें थी, 3 लफ्ज़ बस याद रखने हैं, अलूफनेस, डिवोशन एंड लॉयल्टी। 3 चीज़ें याद रखने हैं, डिवोशन, अलूफनेस एंड लॉयल्टी। डिवोशन टू एजुकेशन, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश एंड अलूफनेस फ्रॉम। इसी तीनों पे सवाल आते हैं। ये के अजीज़ ने अपनी किताब मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है, शाबाश। अब इन्हीं पे 3 सवाल आते हैं। अब आपने, मैंने ये क्लास में नहीं पढ़ाए थे, बताया था, आज रिवीजन में मैं लिखवा दूंगा, पहले मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, कि क्यों सर सैयद ने मना किया था पॉलिटिक्स से दूर रहने से। जी, मैं अभी हम उसमें से आपसे पूछते हैं, क्यों सर सैयद पे ब्लेम था कि ये ब्रिटिश के साथ लायल हैं। और डिवोशन टू एजुकेशन, ये तो सबको आता है। आप पिछले 20 साल के सर सैयद पे सवाल उठा के देख लें, इन 3 आइडिया के अलावा किसी पे नहीं आए। मैंने जो नोट दिए हैं ना उसके आगे लिखा हुआ है। आपने में से किसी ने लिए थे लास्ट क्लास के बाद? ज़मीर के पास हैं, उसमें से सारे। वेरी गुड, शाबाश। इसमें लिखे हुए हैं ना, इसमें अलीगढ़ वाला सवाल नहीं है, मैं इसलिए पूछता हूँ। उन्होंने कहा था यस सर पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ लिए थे, यस सर। नहीं पढ़े, यस सर। सवाल आंधे, जी हाँ उस्ताद जी, ठीक है। चलें अगली बात, टू नेशन थ्योरी लिखें। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। अब ये हम पढ़ रहे हैं रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। एक तो हो गया क्या, ट्रिनिटी ऑफ आइडिया दे दिया। अब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू एक और पॉइंट हो गया, ठीक है ना ज़ैनब, एक और सर्विस हो गई। एक और जवेरिया क्या हो गया? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हो गया। एक और हो गया सर क्या पॉइंट? मुस्लिम नेशनलिज्म का। चलें, इसमें 2-3 बातें याद रखनी ऑब्जेक्टिव आती हैं। 1867 में हुई, बनारस में हुई, और बनारस के कमिश्नर शेक्सपियर के ऑफिस में हुई, ठीक है। आपको कभी कभी सवाल आता है सर सैयद, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के व्यूज़ की रोशनी में, कोटेशन की रोशनी में टू नेशन थ्योरी आइडियालॉजी लिखें, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस यही कुछ होता है। अब इसमें जो है ना मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको समराइज़ करके अपने नोट्सों में लिखना है। सर सैयद ने कहा कि हिंदी उर्दू कन्फ्लिक्ट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द स्पेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम which will gradually increase and a day will come when both the nations will separate from each other after division। सिंपल सी बात है। इसका समरी क्या लिखेंगे कि हिंदी उर्दू कन्फ्लिक्ट विल लीड टू सेपरेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। बस अब आपने अपनी अपनी उसमें लिख देना है। कोटेशन याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, ये सेंस भी लिख देंगे, इट्स आल्सो रिक्वायर्ड, कि आपका जवाब हो जाता है। सर सैयद ने, ठीक है, हो गया सवाल। एक सवाल आता है अलीगढ़ एज आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया था ना। 2-3 बातें और इसमें से लिखनी है, बस आपने सिर्फ लिख लेनी है। नंबर 1, आर्सेनल में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? नंबर 1, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। कौन सा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। नंबर 2, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। सर सैयद ने कौन सी कॉन्शियसनेस दी थी? सेपरेटिज्म, शाबाश। नंबर 3, डिमांड्स,
शाबाश, सेपरेट इलेक्टोरेट, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। नंबर 4 आइडियोलॉजी, शाबाश। नंबर 5 लीडरशिप एंड नंबर 6 सर सैयद गेव अप्रोचेस फॉर स्ट्रगल। अब ज़हीन आदमियों से सवाल ये है कि सर सैयद ने कौन सी अप्रोच दी थी स्ट्रगल की। जब आप ये पॉइंट्स लिख लें फिर मुझे बताना है। ज़हीन के अलावा भी दे सकते हैं। वेरी गुड, देखा सारे ज़हीन आदमियों ने जवाब दे दिया। सर सैयद की अप्रोच क्या थी स्ट्रगल की? एजुकेशन। और उस अप्रोच के लिए सर सैयद ने कितने काम किए? 5। नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन, नंबर 2 सोसाइटीज़, कॉन्फ्रेंसेस, मैगजीन, ये सारा, ठीक है। चलें अगली बात पढ़ें, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़। अब ये कहाँ लिखेंगे? सर्विसेज, इम्पैक्ट्स, नेशनलिज्म, जहाँ भी आए। मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें कंबाइन करके लाया। फिलोसफिकल फाउंडेशन किसी क्लास में पढ़ाई थी, किसी में मैंने नहीं पढ़ाई थी जरिए, ठीक है। अब लिखें नंबर 1, सर सैयद सिखाते थे मटीरियलिज्म, मटीरियल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। और यही बात थी कि वो कहते थे कि तरक्की करें, आप अंग्रेज़ी सीखें। सर सैयद बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ रैशनलिज्म, रैशनली सोचना है, रियलिस्टिक अप्रोच। नेचुरलिज्म, आप में से किसी ने पूछा, महरीन ने, कि सर किन पे कहते? वो कहते हैं नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जो यूनिवर्स हैं वो गवर्न होते हैं, उसी पे आप बिलीव करें। और प्लूरलिज्म, इज्तिमाइयत। मैंने आपको पढ़ाया था अक्सर मिसाल दे के अपनी। प्लूरलिज्म के 2 असूल थे। नंबर 1 नो, प्लूरलिज्म सर सैयद ने सिखाई थी 2 तरीकों से। नंबर 1 नेशनलिज्म एंड नंबर 2 नेशनल एजुकेशन। लिखें, शाबाश। प्लूरलिज्म के सर सैयद के 2 प्रिंसिपल थे। वो कहते थे नेशनलिज्म, लोगों को नेशनलिस्ट बनाओ, एंड नंबर 2 नेशनल एजुकेशन। मैंने पढ़ाया था ना, मैं अक्सर अपनी मिसाल दे के बताता था कि मैं एजुकेशन भी सबको एक जैसी एजुकेशन है। आप 70 लोग बैठे हुए हैं, सबकी एजुकेशन डिफरेंट है। अगर सारे इंजीनियर भी हैं ना तो वो डिफरेंट इंजीनियर होंगे। अगर सारे सिविल इंजीनियर भी हैं ना, उनने और कोर्स पढ़े होंगे। कोई सीमेंट ज़्यादा डालेगा, कोई कम डालेगा, समझ आए जी। अपोलॉजी जी, वेरी गुड साहब। वो मुसलमानों के लिए रिफॉर्मर थे ना, उन्होंने वहाँ से किया, ठीक है। नेचुरलिज्म ये कहते, वो कहते थे नेचुरल लॉ हैं, ये नहीं बदल सकते। नेचुरल लॉ है कि आप मेहनत करेंगे तो पास होंगे, बगैर मेहनत के नहीं पास हो सकते, समझ आए। नेचुरल लॉ है कि आप अप्लाई फॉर्म किया है और ट्रेजरी रसीद भेजी है तो फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा, समझ आए, नहीं होगा। अच्छा, शाबाश, ये नेचुरल। मटीरियलिज्म कहते हैं मटीरियल डेवलपमेंट करते रहे, 17वें ग्रेड से 18वें में प्रमोट हो जाएं, I9 से तरक्की करके G10 में आ जाएं, पिंडी ब्रांच से इस ब्रांच में। चलो शाबाश, अगली बात चले। ओके जी, ओके। कंक्लूजन, ये मुझे अपने टीचरों ने पढ़ाया था। देखा मेरी अंग्रेज़ी भी वैसी होगी, टीचरों ने, ठीक है ना। लेकिन ये मुझे अपने टीचर्स ने पढ़ाया था कि अलीगढ़ एक छोटा सा पाकिस्तान था और पाकिस्तान एक बड़ा सा, शाबाश। चलें अब आपने सवाल बताना है कि क्यों सर सैयद ने पॉलिटिक्स से दूर रहने से मना किया था। लिखिए, शाबाश। ये मैंने किसी लेक्चर में नहीं पढ़ाया हुआ, लिहाजा आप अपने नोट्स पीछे से देखेंगे भी सही तो ज़ैनब अब्बास नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो शाबाश। सर सैयद ने क्यों मना किया था जरी के सियासत में हिस्सा नहीं लेना? एजुकेशन नहीं थी। अच्छा, और जी, वेरी गुड, शाबाश। ब्रिटिश के साथ एनिमिटी थी। 2 वेरी इंपॉर्टेंट बातें बता दी आपने, शाबाश। नंबर 3 हसन मूसा जरी, जिनके नाम आते हैं वही बोलेंगे जी। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वेरी गुड, शाबाश। अपनी रिप्रेजेंटेशन हो, गुड, शाबाश। मलिया आइडिया मिक्स थे, वेरी गुड, शाबाश। और 2 नेशन थ्योरी पे थी। और बनीन लीडरशिप नहीं थी। चले, सारी बातें आपने बता दी। चलें आप लिखें, तस्वीर बनाने से पहले लिखना है फिर बनानी है, समझ आएगी ना। चलें लिखें, नंबर 1 पॉलिटिकल रीज़न थी, सोशल रीज़न थी और इकोनॉमिक रीज़न थी। मैं कोई 15-20 लिख के ले आया हूँ, बाकी आपने खुद ढूंढ लेनी है जी। पहले लिखना है फिर तस्वीरें बनानी है। चलें बात लिखें, नंबर 1 नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। शाबाश, देखें लिखेंगे ना आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपके सवाल सुन लेता हूँ, आप लिख लें, फिर आप बेशक तस्वीरें ले लीजिएगा। नंबर 1 पॉलिटिकल रीज़न थी, मुस्लिम वाज डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लिखें लिखें, शाबाश। नंबर 2 जरी मुस्लिम डोंट हैव एनी पॉलिटिकल डिमांड एट दैट टाइम, कि सियासत करेंगे किस लिए करेंगे। नंबर 3 मुस्लिम वाज नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। नंबर 4 आप में से किसी ने कहा, वेरी गुड, शाबाश, देयर वाज नो पॉलिटिकल लीडर टू लीड द मुस्लिम। नंबर 5 आप में से किसी ने कहा, वेरी गुड, शाबाश, मुस्लिम
was not having any political consciousness, उनको सियासी शऊर ही नहीं था अभी. The available platform was of the Hindu dominated Congress, तो मुसलमान फिर उधर चले जाते. British used to perceive Muslim as a potential threat. ब्रिटिश समझते थे कि मुसलमानों से हमने इक़्तिदार खींचा है, तो अगर ये दोबारा हमसे ही खींचेंगे, तो अगर मुसलमान सियासत करते तो ब्रिटिश कहते कि देखा ये हमें निकालने के उसमें कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. तो 7 पॉलिटिकल रीज़न थी. आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, सवाल के लिए सफिशेंट है. अगली बात लिखिए, सोशल रीज़न कौन कौन सी थी. सोशल रीज़न, मुसलमानों को उस वक्त क्या इशू था कि सर सैयद ने कहा कि आप वो ना करें, सियासत में हिस्सा ना लें. कोई बता सकता है? नंबर 1 लिखिए, मुस्लिम आर नॉट एजुकेटेड. ज़ारा ने बताया, वेरी गुड, ठीक है ना. मुसलमानों को तालीम ही नहीं थी. नंबर 2, बिटर एनिमिटी विद ब्रिटिश. आपने कहा कि उस वक्त जो है ना ब्रिटिश के साथ जो है ना हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे. सर सैयद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिसावाला असबाब बगावत हिंद ये वो लिख के हालात ठीक कर रहे थे. एट्रॉसिटीज ऑफ हिंदू वर ऑब्वियस. हिंदू हमारे अगेंस्ट थे. अगर हम उनके साथ मिल के सियासत करते या उनके अगेंस्ट करते, हुकूमत ने फिर उनको फेवर करना था. ब्रिटिशर ने किन को फेवर करना था? हिंदू को. हमारी तो उनके साथ एट्रॉसिटीज थी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुस्लिम सियासत शुरू करते, इट वुड हैव बीन टेकन एज एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द पावर दे लॉस्ट. बात समझ आई ना, कि ब्रिटिशर को यही थ्रेट था. एक नया पॉइंट भी आप लग सकते हैं कि उस वक्त इन सब को मिला के ब्रिटिशर्स के लिए परसीव्ड थ्रेट कौन थे? मुस्लिम्स. तो इफ़ मुस्लिम स्टार्टेड पॉलिटिक्स तो ब्रिटिशर ऑटोमेटिकली उनको वो क्रश कर देते. तो मुसलमानों की रिवाइवल का ये टाइम था. समझ आएंगे ना, शाबाश. उसके बाद थी कुछ इकोनॉमिक रीज़न. लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मुसलमानों के पास उस वक्त सियासी जमात, सियासी उनके लिए जो है ना रिसोर्सेज नहीं थे. एंड नंबर 2, दे वर नॉट गिवन द गुड जॉब्स. अगर वो सियासत शुरू कर देते तो वो फिर इससे भी जाते हैं. सबसे पहले उनको इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, फिर सोशल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, फिर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी. तो आपने इस तरह से करना है. तो मैंने जान के इनको इस तरह से रखा कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्या था? जरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी. उसके बाद क्या था? सोशली डिप्राइव थे. तीसरा क्या था? परसीव्ड थ्रेट ऑफ ब्रिटिशर के थे. और चौथा इकोनॉमिक्स. इसमें से जो ब्रिटिशर वाले पॉइंट हैं आप इकट्ठे भी लिख सकते. बात समझ आ गई? दैट्स वाई सर सैयद अपोज द मुस्लिम टू जॉइन दी पॉलिटिक्स, या सर सैयद एस्च्यूड मुस्लिम फ्रॉम दी जॉइनिंग दी पॉलिटिक्स. समझ आ गई सवाल? आप इसमें से ऐड भी कर सकते हैं, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है तो आपने उसमें से लिखना है. बात समझ आ गई? अगला सवाल ट्रिनिटी का. एक अब आता है कि क्या सर सैयद प्रो ब्रिटिशर थे? बताएं. नो, पहले सोच लें ना, फिर थे सर. क्यों थे? दिल से थे, नहीं थे, दिमाग से थे. वेरी गुड, शाबाश. और सुनिए 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 जी. वेरी गुड, शाबाश. थी से स्टेटमेंट ने सही बताई. सर सैयद वाज ऑफ द व्यू कि वी शुड कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, मे बी कि ये हमें जो है ना हेल्प कर जाए. और वेरी गुड, शाबाश. आपका नाम? असद. वेरी गुड, शाबाश. और अपोलो जी, बोले बोले. क्या नीड ऑफ टाइम था? प्रो ब्रिटिश होना. अच्छा, गुड. और रैशनल अप्रोच को करते थे, रियलिस्ट अप्रोच थी, लैक ऑफ आइडियोलॉजी थी. और सॉरी क्या? अच्छा, कुछ. वेरी गुड. प्रो अगेंस्ट दोनों लिख सकते हैं. उन्होंने कहा था कि आप एक पॉइंट लें. जितनी आपने बातें की हैं ना, कहते यही हैं. अब हम जो है ना वो पढ़ते हैं कि सर सैयद पे कौन कौन से ब्लेम थे कि ये प्रो ब्रिटिश थे. पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो थे या नहीं थे. नंबर 1, कहा जाता है कि ही यूज टू सर्व द ब्रिटिश, कि सर सैयद ब्रिटिशर्स की नौकरी करते थे ना. शाबाश. नंबर 1, सर्विस ऑफ ब्रिटिश. सर्विस ऑफ ब्रिटिश. अब हमने इसके जवाब देने हैं. अब मैं 2 एंगल से सिखा के लाया हूँ. इफ़ यू फील कि वो प्रो ब्रिटिश थे आप लिख लें, बट रैशनल आर्गूमेंट करना है. जो ज़्यादा पॉइंट हो वो मानने हैं, जो ज़्यादा स्ट्रांग हो. नंबर 2, ही सर्व्ड एज सदर सदूर 1857 में. वो सेशन जज की तरह सदर सदूर थे, ठीक है ना. सेशन जज, सदर सदूर, डिस्ट्रिक्ट जज. देखें, उर्दू बोला तो हम रह गए. सर सैयद पढ़ा के उर्दू जो है ना, तो हमें उर्दू नहीं आता बहुत से बच्चों को जो है ना. चलें अगली बात.
मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल, सर सैयद इंपीरियल काउंसिल के भी मेंबर रहे, ठीक है ना। अब ये हम पढ़ रहे हैं, जो ज़ारा ने कहा कि सर हम दोनों लिख सकते हैं, कि आप क्या करेंगे, पहले कहेंगे कि सर सैयद पर ये पॉइंट्स हैं, तो इनका फिर आंसर करते हैं, तो फिर वो क्या होगा। चलें, सर सैयद वाज मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज कमीशन आल्सो, 1887 में रहे, है ना। असद सर सैयद, मैंने जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाई तो उसमें लिखाया था ना, शाबाश, वही पॉइंट होता है, उसको हमने एनालिसिस में यूज़ करना है। जी सर, शाबाश। देखें, इंपीरियल काउंसिल होती थी जो उस वक्त की कैबिनेट और इस तरह से होती थी, सिविल सर्विसेज तो सर उसमें से दोनों नहीं थे। देखें, टाइम अलग-अलग है ना, 1878 है, 1887 है। अगली बात, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। आप में से भी किसी ने कहा कि सर सैयद बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, तो वो जो है ना वो करते थे, फिर भी हमें प्रेस ही नहीं आती तो सर सैयद उस प्रेस ही पढ़ाते, तो फिर चलें। अगली बात, प्रमोशन ऑफ आइडिया ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश। जरी ये भी ब्लेम था कि क्योंकि सर सैयद की ट्रिनिटी में ये बात थी कि लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश, लिहाजा वो क्या थे, ब्रिटिश से लॉयल थे। हमने सारे पॉइंट्स का जवाब देना है, आपने भी जितने ऑब्जेक्शन उठाई ना वो उनका जवाब देना है, ठीक है ना। अगली बात, फाउंड ऑफ वेस्टर्न कल्चर। असद ने कहा कि सर वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छा समझते थे, ठीक है, ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ वेस्टर्न कल्चर। देन प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न रैशनलिज्म, ये भी आपने बात कही, ठीक है ना। अब इन सब के हम जवाब लिखेंगे, तो फिर आपने फैसला करना है कि क्या है। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ना सिर्फ उनकी कल्चर बल्कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस, बल्कि उनकी एजुकेशन उनसे भी इंस्पायर थे। और सर सैयद ने कहा था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट सियासत भी ना करें, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है ना। अब ये 10 पॉइंट हैं, ऑब्जेक्शन है। अब अगर जिस तरह आपने कहा कि सर हम दोनों लिख सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन रैशनैलिटी क्या कहती है कि अब हम इनके आंसर लिखें, ठीक है ना, कि इनके जो है ना क्या क्या बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर सैयद प्रो ब्रिटिश नहीं थे, ठीक है ना। क्यों नहीं थे, अब देखते हैं कि हम कितने पॉइंट्स का आंसर कर सकते हैं। नंबर 1, सर सैयद वाज मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल टू रिप्रेजेंट द इंडिया एंड मुस्लिम। सर सैयद तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उधर, ठीक है ना। प्रो ब्रिटिश का क्या सवाल उठता है, इसी पॉइंट के आगे लिखना है, ठीक है ना। आपको याद रह जाएगा कि अगर आप उसके फेवर में आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं या अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 2, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज कमीशन टू सेफगार्ड द राइट ऑफ मुस्लिम। क्यों ने कहा था कि भी मुसलमानों के जो है ना राइट्स सेफगार्ड करेंगे, जॉब्स का ये वो सारा। आज आप एक उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। देन इंग्लिश लैंग्वेज, हम कहते हैं कि सर सैयद ने कहा कि इंग्लिश पढ़ें, तो इट वाज नेसेसरी टू डेवलप एट दैट टाइम, ठीक है ना, टू डेवलप एट दैट टाइम टू प्रमोट उर्दू टू। भाई उस वक्त ज़रूरी था कि हमें अंग्रेज़ी आए, और सर सैयद ने साथ साथ उर्दू को भी तो प्रमोट किया था। शाबाश, मेंटेन उर्दू का कहा था। आप लिखेंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव में शामिल था कि अंग्रेज़ी हमने सीखनी है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, और साथ साथ सर सैयद ने उर्दू का कहा कि उर्दू भी सीखनी है, वो भी बोलनी आनी चाहिए, सही, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश फॉर गेटिंग आवर ड्यू राइट्स, ठीक है ना, सिंस द ब्रिटिशर वर द रूलर। हम में से किसी ने कहा कि जो रूलर होता है उससे ड्यू राइट्स लिए जाते हैं, हमारे राइट ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते हमने एंड में फ्रीडम मांग ली कि फ्रीडम हमारा राइट है, इंडिपेंडेंस हमारा राइट है। तो ब्रिटिश के साथ एक ये भी था। आप में से किसी ने कहा कि सर उस वक्त लॉयल्टी की ज़रूरत थी कि हमने अपने राइट्स लेने थे। अगली चार, फाउंड ऑफ वेस्टर्न कल्चर। सर सैयद वेस्टर्न कल्चर के उसमें से थे, तो उन्होंने तहजीबुल अखलाक, आपको भी तो अपने लोकल एथिक्स सिखाए ना, ठीक है ना। कहा कि ठीक है अभी वेस्ट जिस तरह टाइम की पाबंदी करते हैं, वेस्ट रैशनल होकर सोचते हैं, तो आप भी सोचें। तो बेसिकली ये एथिकल सोशल सर्विस थी कि वो अपने वेस्टर्न कल्चर को देख के जो है ना वो कहते थे। अगली चीज़, वेस्टर्न रैशनलिज्म वर्सेस इमोशनलिज्म ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सर सैयद कहते थे कि मुसलमान, इंडियन स्पेशली, अपने मसाइल का हल मुसलमान रैशनलिटी से निकालें, जज्बाती होने से, लड़ाई झगड़े से शायद हल ना निकलता, ठीक है ना। तो सर सैयद दैट्स वाई वो रैशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे।
साथ लिख रहे हैं ना, शाबाश। अगली बात, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन उस वक्त उनका ज़रूरत थी, क्यों? क्योंकि वो हुक्मरानों की जो है ना लैंग्वेज थी और वो थी। तो ये एक पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन का असूल है कि जो हुक्मरानों की लैंग्वेज हो ना उसमें आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपना अख्तियार ले सकते हैं, आप अपने हकूक़ मांग सकते हैं, आप सही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। अगली चीज़, जी सर। तो लोग सीखते थे ना। देखें यहाँ पे जब ब्रिटिशर आए फोर्ट विलियम कॉलेज में, उन्होंने क्या सीखा? उर्दू, फारसी, ये सारे सीखे। वेरी राइट, शाबाश। चलिए अगली बात लिखिए। सर सैयद रिप्रेजेंटेड द कॉज ऑफ मुस्लिम, सर सैयद ने मुसलमानों की कॉज को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। अगली चीज, ही एडवाइज मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन कांग्रेस सिन इट कैन सेफ गार्ड द राइट ऑफ मुस्लिम। अब सर सैयद पे प्रो ब्रिटिश का इल्ज़ाम है कि पॉलिटिक्स से मना किया था। उन्होंने उस वक्त पॉलिटिक्स का इजाज़त दे देते तो सारे लोग किसकी तरफ चले जाते? कांग्रेस की तरफ। तो प्रो ब्रिटिश होने का वो ब्लेम, वो भी हमारा सस्टेनेबल नहीं है कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सियासत नहीं करनी, ठीक है ना। उस वक्त तो ये कोई जमात ही नहीं थी हमारी। अच्छा, एट दैट टाइम देयर वाज एनिमिटी, तो सर सैयद ने उनको एनिमिटी ख़त्म करने की कोशिश की। तो सर सैयद वाज नॉट प्रो ब्रिटिश, ही वाज ट्राइंग टू रिमूव द एनिमिटी। कि एनिमिटी रिमूव करने के ये तरीके हो सकते हैं कि आप उनके जैसे ड्रेसअप हो के जाएं, उनके कल्चर से मिलें, उनकी ज़बान बोलें ताकि वो हो जाए, ठीक है ना। 11, ही प्रोटेक्टेड द मुस्लिम फ्रॉम अटैक ऑफ ओरिएंटलिस्ट। सर सैयद ने तमाम ओरिएंटलिस्ट का जो इस्लाम पे हमले करते थे उनका जवाब दिया। तो वो अगर उनका जवाब अंग्रेजी में ना देते तो फिर कैसे देते? दिस वाज इंपॉर्टेंट। सर सैयद प्रोटेक्टेड जो उनके ऑब्जेक्टिव थे ना, अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो आपको ऑब्जेक्टिव सारे अगेंस्ट ब्रिटिश लगेंगे। ज़रा पढ़िएगा, मैं जब ब्रेक दूंगा ना आपने ऑब्जेक्टिव देखने हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव ही मुसलमानों के प्रोटेक्शन थी। अगली चीज़, आफ्टर हिम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जहन इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए कि सर सैयद के बाद क्या हुआ। देखें, सर सैयद के बाद मुस्लिम प्रेजेंटेड देयर पॉलिटिकल डिमांड थ्रू शिमला डेपुटेशन। वही अलीगढ़ था जहाँ से मुसलमानों ने सियासी डिमांड की कि मुसलमान उस वक्त एजुकेटेड नहीं थे। सर सैयद ने उन्हें पढ़ाया, जो ही एजुकेटेड हो गए उन्होंने अपनी सियासत शुरू कर दी। आफ्टर हिम, अलीगढ़ से ही शुरू हुई ना, किसी और जगह से तो नहीं शुरू हुई। नंबर 3, अलीगढ़ फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टी। सर सैयद ने ही उन्हें पॉलिटिकल पार्टी अलीगढ़ ने बना के दी। सर सैयद की वफात के बाद सियासी पार्टी भी अलीगढ़ के ही प्लेटफॉर्म से मिली, ठीक हो गया ना। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जवाब यही है, अगर सर सैयद प्रो ब्रिटिश होते तो सर सैयद की ज़िंदगी में ब्रिटिश अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना देते। उनके बाद बनी, 22 साल बाद बनी। लिखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज गिवन द स्टेटस आफ्टर द डेथ ऑफ सर सैयद। समझ आ गई? खुद फैसला करें कि सर सैयद प्रो ब्रिटिश थे या नहीं थे। जी यस, यू कैन, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, मैंने पहले ही कहा था। जी बताइए, शब्द को ऐड करा दें। इट कैन बी, सर सैयद कहते थे कि मुझे सर ना कहें। क्यों सर ना कहें? ब्रिटिशर ना, तो वो जो है ना, लेकिन हम जो है ना उनको कहते हैं सर। क्यों दिया जाता है? नाइटहुड होता है ना, तो उन्होंने वापस कर देना था। हाँ, भी सरकारी जॉब वाले को कहते हैं। पहले जो डीसी होता था उसे कहते हैं लाट साहब, ठीक है ना। तो आप देखें वो उसमें से शाबाश, तो आप भी जो है ना लाट साहब बनेंगे। तो लेकिन जो साहब नहीं होंगे वो भी लाट साहब ही होंगे, समझ आ गया ना। चलो, समझ आ गई बात की। चलो शाबाश। जब फ्रेंड्स, हमने मजाक में सर सैयद पर 4 सवाल पढ़े। नंबर 1 लिखें, सर सैयद के एजुकेशनल सर्विसेज। नंबर 2, अलीगढ़ एज आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। नंबर 3, वाई सर सैयद opposed Muslim to join politics. And number 4, was सर सैयद प्रो ब्रिटिश। देखें, एग्जॉस्टिवली ये सवाल पढ़ लिया, अब आप खुद अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। डियर फ्रेंड्स, होपफुली रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में से 1 या 2 सवाल ज़रूर आते हैं।
इतने लेक्चर से, इतनी रिवीजन से आपके जो है ना इंशाल्लाह 1-2 सवाल जो पिछला पैटर्न है उनमें से आते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। टाइम क्या हो गया है? 8:10। तो आप 5 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर मैं ये वाला नया सवाल पढ़ाता हूँ जो है आपका सेंटर प्रोनाउंसिएशन। ये आपने पढ़े हुए हैं ना, सेंटर प्रोनाउंसिएशन पढ़े हुए हैं ना। चलें, ये हम जो है ना आपको 5 मिनट ब्रेक के बाद जो है ना मैं पढ़ाऊँगा। 5 मिनट बाद आ जाना है, हमने 2 सवाल पढ़ने हैं, स्ट्रेच ब्रेक है सिर्फ।